कौन सा आर्टिकल? 46 हो गया? अच्छा, 46 कंप्लीट हो गया। बताइए 46 में क्या था? तो आपको 36 तक या 46 तक याद हो गए कि नहीं याद हुए? क्योंकि आज ये सारे खत्म हो जाएंगे। आज मैं आपके फंडामेंटल ड्यूटीज तक खत्म कर दूंगा, मतलब 51 ए तक। इसके बाद कल से हमारा राष्ट्रपति वगैरह चालू हो जाए। अब मैंने कहा था आपको 51 ए तक ही आर्टिकल याद करें, उसके बाद गिने चुने आर्टिकल होते हैं। यदि आपको 51 ए तक नहीं याद तो मान के चलिए फिर आप भूल जाइए पॉलिटी। पॉलिटी सिर्फ रटने की चीज होती है और समझने की चीज है। जो चीजें समझनी है उसे अच्छे से समझो, जो चीजें रटनी है रटो। आपको अनुच्छेद नहीं याद होंगे तो आप फंसेंगे, बाद में फंसेंगे। ठीक है, गिनती के मैंने 4 आर्टिकल या 5 आर्टिकल रोज के लिखवाए हैं। मेहनत तो नहीं लगती ना 5 आर्टिकल याद कर, गिनती है बस। 46 का 47 आता है, पर आपको प्रावधान पता होना चाहिए। चलिए कोई बात। 46 में था जो हमारा SC वर्ग है, ST वर्ग है और जो बैकवर्ड क्लास है उसके सामाजिक, आर्थिक और जो उसका विकास होगा इन फील्ड में, उसके लिए राज्य काम करेगा, यही लिखवाया होगा। अब 47 समझते। देखिए 47 में स्पष्ट रूप से कहा गया है जो पोषाहार होगा। पोषाहार, पोषाहार का मतलब होता है न्यूट्रिशन। पोषाहार, जब किसी का पोषाहार अच्छा होता है तो उसका जीवन स्तर अच्छा होता है, मतलब वो स्वस्थ होता है तो उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाती है। ठीक, देखिए पहचानना सीख लीजिए। यदि आपको रट नहीं पा रहे तो आप चीजों को पहचान जाइए, क्योंकि आप वहां पहचानने को आता है पेपर में आपके। पहचानना सीख जाएंगे तो ठीक है, रटना एक प्रायोरिटी नहीं रहेगी। देखिए इसमें कहा गया है, सिंपल सी बात कही गई है कि राज्य पोषाहार का स्तर सुधारेगा जिससे व्यक्ति का जीवन स्तर सुधरेगा, और इस जीवन स्वास्थ्य पर इस जीवन स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक वस्तु, जैसे क्या होते हैं, बहुत सारे शराब होती है, ड्रग्स होते हैं ना, बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, ड्रग्स पीते हैं, तो इनको रोकने का प्रयास कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य का ये दायित्व होगा या राज्य का ये कर्तव्य होगा कि लोगों का पोषण स्तर सुधारे जिससे उनका जीवन स्तर आगे की ओर जाए, और इस क्रम में यदि उन्हें शराब, ड्रग्स या नशीली औषधियों पर रोक लगाना है तो वो रोक लगा सकते। इसलिए आपने देखा होगा कि शराब बिना लाइसेंस के आप नहीं बेच सकते, हर जगह नहीं मिलती। एक निश्चित स्थान जाना पड़ता है आपको, ठेका, वहीं पर आप देसी विदेशी जो भी खाना पीना चाहें ले सकते हैं। उसमें भी आपको लाइसेंस दिया जाता है कि कितने साल की वैधता अवधि होती है, लाइसेंस लेने वाले का नाम होता है, मतलब सरकार उसे कंट्रोल कर रही है। ड्रग्स का मतलब हुआ, जैसे बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, ड्रग्स का मतलब दवाइयां होती है, मेनली तो ड्रग्स का मतलब दवाई होती है, लेकिन दवाइयों के नाम पर बहुत सारी चीजें, जैसे अफीम हो गया, गांजा हो गया, हालांकि ये मेडिकल में यूज होता है पर इसका प्रयोग नशे के लिए लोग करते हैं। कहते हैं ना, नशे के लिए अफीम खा रहे हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा तो चलता ही रहता है। तो सरकार इन पर भी कंट्रोल लगा सकती है। सरकार चाहे तो ड्रग्स पर रोक सकती है, कि ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उसको सरकार क्या करती है, गिरफ्तार करती है, पुलिस वाले गिरफ्तार करते, जेल भेज देते हैं। अफीम की खेती आप बिना लाइसेंस के उगा ही नहीं सकते, लोग गांव में उगा लेते हैं,
क्योंकि वो गेंदे के पौधे की तरह होता है, गांजे का पौधा, खुशबू भर अलग होती है, उसमें फूल नहीं उगता, उसमें फूल उगता है, बस दो ही अंतर है, मैंने देखा। आप पहचान नहीं पाएंगे यदि आपको उसमें फूल नहीं लगा, जब तक आप सूंघेंगे नहीं या खाएंगे नहीं। सेम टू सेम पत्तियां होती हैं, दूर से तो नहीं पहचान पाओगे। यदि गेंदे का बगीचा है, बीच में आपने लगा रखे हैं, तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं पहचान पाएगा, जब तक आप उसे बताएंगे नहीं कि गांजा वाला भी है। मेरे रिकॉर्डिंग चलती नहीं, कुछ चीजें बताता मैं, ठीक है। ये इसी में कहा गया है कि व्यक्ति का पोषण स्तर सुधारा जाएगा, जिससे उसका जीवन स्तर बदलेगा, और जीवन स्तर बदलने के क्रम में यदि हमें नशीली औषधियों पर रोक लगाना होगा तो सरकार लगाए। ठीक, लिखिए इसमें लिखिए, राज्य सरकार व्यक्ति का पोषाहार स्तर, रिकॉर्ड कर रहे, पोषाहार स्तर व जीवन स्तर सुधारने का प्रयास करेगी, सुधारने का प्रयास करेगी, और इस क्रम में वह नशीली औषधियों पर नियंत्रण रख सकती है, नियंत्रण रख सकती। यहां तक समझ में आया? क्लियर? नीचे लिख लो उदाहरण के लिए, उदाहरण से याद रहेगा, क्योंकि मैंने बोल दिया आपको भूल जाएगा, कोई बात नहीं, एक लाइन लिख लो। उदाहरण के लिए, शराब उत्पादन, बिक्री पर नियंत्रण, सार्वजनिक अनाज वितरण प्रणाली, सार्वजनिक अनाज वितरण प्रणाली, पीडीएस सिस्टम बोलते हैं, सार्वजनिक अनाज वितरण प्रणाली। आपने देखा होगा कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनके कार्ड बने होते हैं, एक बीपीएल से नीचे वाले भी होते हैं, तो उसमें देखा होगा कि उनको ज्यादा सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो गांव में गरीब होते हैं तो सरकार उन्हें क्या करती है, अनाज देती है, 5 किलो राशन, नमक भी दे देती है, कभी कभी तेल भी दे देती है, कभी कभी दाल भी दे देती है। क्यों देती है सरकार? ताकि जो पोषण स्तर है आपका, जो पोषण स्तर जब ही सुधरेगा जब इंसान अच्छा खाना खाएगा, या उसे भरपेट खाना मिलेगा। या देखिए, हमारे यहाँ बहुत लोग गरीब हैं, अब गरीबी की परिभाषा हमारे यहाँ अलग है। हमारे यहाँ गरीब आपने देखे होंगे, बहुत लोग क्या होता है, भरपेट खा नहीं पाते, एक टाइम ही खा के गुजारा कर लेते। तो आपने देखा होगा उनके बच्चे बड़े कुपोषित टाइप के रहते हैं, टिर्रे टिर्रे से रहते हैं, ऐसे ऐसे हवा आए, यदि आंधी आ जाए तो मालूम चले इस मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तो पहुंच ही जाए, बिना हवाई यात्रा के पहुंच सकते हैं। क्योंकि जब बड़ा हवा चलता है तो बच्चे बड़े सहम जाते हैं, उनको छुपाना पड़ता है कहीं उड़ ना जाए। जैसे हमारे दोस्त होते हैं जो पतले होते हैं, तो कहा जाता है ना दोस्तों को चढ़ाने के लिए, भाई तेज हवा के सामने मत खड़ा होना, तो गायब हो जाएगा। तो मतलब पोषण स्तर सुधारने के लिए सरकार क्या करती है, पीडीएस सिस्टम लगाती है।
और इस पीडीएस सिस्टम के तहत यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत आपको अनाज वितरित करती है। सबको नहीं मिलता अनाज, सबको क्या एपीएल वाले को मिलता है? नहीं देते। सर मिलता है बीपीएल और रेड कार्ड वालों को या व्हाइट कार्ड वालों। एपीएल एबव, एपीएल का मतलब होता है एबव पुअर्टी लाइन, बीपीएल का मतलब होता है बिलो पुअर्टी लाइन। समझ में आया? एपीएल वालों को क्यों देगी? वो गरीबी रेखा से ऊपर है तो उन्हें थोड़ा देगी। सरकार अभी देखा होगा कि बिल्कुल 80 करोड़ लोगों को क्या दे रही है? अनाज दे रही, 5 किलो अनाज देती है, जिसमें कुछ दाल रहती है, कुछ चावल रहता है, शायद मैंने तो देखा नहीं पैकेट पर आ रहा है इस समय, लोगों के यहाँ खूब खा रहे हैं, गुजर बसर चल रहा है। देखिए 48 से ज्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट, इसको रट लेना, इसको याद करना, समझ लेना और इसे रट लेना, पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए पहले में क्या कहा गया है? पहले में कहा गया है जैसे हमारी कृषि स्तर को सुधारने के क्रम में क्या होगा, जैसे हम कृषि को सुधारेंगे या उसका विकास करेंगे, तो विकास के साथ उसमें होती है समृद्धि, मतलब ग्रोथ होगी। और इस ग्रोथ के साथ साथ हम करेंगे जो हमारा पशुपालन होता है। कृषि की डिफिनेशन आप कोई बताना चाहेगा? एग्रीकल्चर क्या होती है? एग्रीकल्चर के घटक क्या होते हैं? एग्रीकल्चर में बेटा, एग्रीकल्चर में सिर्फ अनाज की कृषि नहीं आती। एग्रीकल्चर की सिंपल सी डेफिनेशन होती है फसल का उत्पादन, मत्स्य पालन और ये पशुपालन, तीन मुख्य होते हैं। यदि आप पशुपालन भी कर रहे हैं तब भी आप फार्मिंग ही कर रहे हैं, एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं। यदि आप मछली पालन या मत्स्य पालन कर रहे हैं काम, वो भी एग्रीकल्चर की परिभाषा के तहत ही आता है। ठीक है, तो यदि आप कृषि के तहत उसका विकास समृद्धि कर रहे हैं तो उसी क्रम में क्या होगा कि आपको पशुओं का जो पशुपालन कर रहे हैं तो पहले क्या होता है, अच्छा क्या हो, उसकी नस्ल हो, अच्छे अच्छे नस्ल की गाय आती है जो 40-40 लीटर दूध देती है। कुछ ऐसे भैंस आती है जो बहुत ज्यादा दूध देती है, 2 टाइम 20 लीटर 25 लीटर। अब 25 लीटर वाली भैंस यदि आपने 2 भी पाल ली, सुबह शाम देंगी, 25 दूनी 50 हो गया एक भैंस से, और पूरी 2 भैंसों से 100 लीटर, मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 का, 6000 पर डे का 6000 आपकी इनकम होगी। मान के चलिए 2000 आप भैंस पर भी खर्च कर दे, क्योंकि वो खाएगी पिएगी तभी दूध देगी। 2000 खर्च करिए तब भी 4000 पर डे, मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, 1,20,000। किसी से कम है क्या? एक एसडीएम की वेतन इतनी नहीं होती बेटा, है भैंसे हैं, किसने कहा नहीं है, देती है 25-30 लीटर वाली दूधें देती हैं, पर हमारे देश में बहुत कम है क्योंकि महंगी आती है। ब्रीडिंग है हमारे यहाँ नॉर्मल 1-2 लीटर वाली मिलेगी सब जगह, पर ऐसी भैंसे हैं जहां उत्पादन बहुत तेजी से होता है, विदेशों में बहुत है। न्यूजीलैंड कितना छोटा सा देश है, पूरी इकोनॉमी चलती है उसकी इसी से, दूध से। वहां इतनी अच्छी अच्छी नस्लें हैं और नस्लें हम ही ने दी थी। ब्राजील से हमारी ही भैंस और गाय गई थी, तभी वहां जाके देखिए आज बेचारों ने पशुपालन सीख लिया। आज भारत के बाद दूसरे नंबर पर है दुग्ध उत्पादन। समझिए, तो लोग आजकल यदि चाहे अपनी इकोनॉमी, घर की परिस्थितियां सुधारना चाहें तो बस उसे थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि महंगी आती है। 2-3 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दें, एक ही ले आए, एक ही ले आएंगे तो भले 1,20,000 नहीं मिलेगा तो 50-60 तो मिल जाएगा, 40 मिलेगा। सेवा करिए, दूध खाइए, बॉडी बनाइए, लड़िए खाइए। तो मतलब अच्छी नस्लें चाहिए, पशुओं का अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए। यदि वो स्वस्थ नहीं रहेंगे तो दूध क्या देंगे, देंगे ही नहीं। तो आपने देखा होगा कि गांव के आसपास क्या होता है, पशु अस्पताल होते हैं। यदि आपने देखा हो, समझा हो, कहीं देखा हो, यदि वो चल रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे मालूम है वहां क्या होता है, कुछ नहीं होता वहां। वो ताला लगा रहता है, ना पशु के नाम पर पशु मिलते हैं, ना डॉक्टर के नाम पर डॉक्टर मिलते हैं। वहां जुआड़ी और गंजेड़ी नशेड़ी पड़े रहते हैं।
हमने भी देखा, हमारे देखता हूँ आस पास एरिया देख ही रहे। कहने का तात्पर्य है कि कृषि के विकास और समृद्धि पर राज्य सरकार ध्यान देगी, और अच्छे जो पशुपालन होगा तो उसकी अच्छी नस्लें समय समय पर तैयार की जाएगी। और क्या होगा कि नस्लों यदि तैयार भी हो जाएगी तो उसका देख रेख, रहन सहन सुधार के लिए, अच्छा स्वास्थ्य, उस पर भी ध्यान दिया जाए। एक चीज और कह दी, उन्होंने कहा कि जो हमारी गाय होंगी, और क्या होगा, बछड़ा होगा, इनको काटा नहीं जाएगा। इसी आर्टिकल में एक छोटी सी लाइन लिख दी गई, जो अच्छी नस्ल के पशु, गाय कौमा बछड़ा को वध नहीं किया जाएगा, मतलब उनका काटा नहीं। तो देखिए ये बचाने के लिए किया गया होगा कि गाय और बछड़े को बचाया जाए, क्योंकि जो पार्टी उस समय ज्यादा पावरफुल थी वो कांग्रेस थी, और कांग्रेस से जुड़ने वाले व्यक्ति चाहते थे कि गाय को एक तरह से राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया। उस समय वो किसी कारण नहीं घोषित हो पाई। आज भी कई लोग प्रयास रहते हैं कि गाय माता है, क्यों खाते हो बीफ। कई बार तो हत्याएं हो जाती ना गौमांस तस्करी वालों की, कई बार हो जाती, लोग मार मुर देते। तो देखिए आप समझिए इस पालन को, कृषि का विकास करना है, अच्छे पशुपालन के अच्छा स्वास्थ्य और नस्ल चाहिए। गाय और बछड़े पर यदि प्रतिबंध लगाना है तो सरकार किसका प्रयोग करती है? यदि कोई राज्य सरकार चाहे ले कि हमारे राज्य में गायों का वध नहीं होगा या बीफ नहीं बिकेगा, तो क्या ऐसे कानून लाए जा सकते हैं? लाए जा सकते हैं, क्योंकि वो संविधान में ही राज्यों को निर्देश दे रखा कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। योगी सरकार यदि प्रमोट कर रही है गाय पालन के लिए, आपने देखा होगा कि उन्होंने गौशाला बना दी, और आपको भी मालूम है कि गौशाले में होता क्या, सबको मालूम है। गौशाला में गाय तो होंगी, पर गाय होंगी भी नहीं, समझ रहे हैं? गाय फाइलों में होती है, गाय खेतों में नहीं होती या गौशाला में नहीं होती, उनको फंड मिल रहा है। मैंने देखा एक गौशाला खुला हुआ था, मैं गया था एक दिन घूमने, गांव साइड गया, एक गौशाला था बढ़िया मस्त बना हुआ था, उसे फंड मिल रहा था। एक गौशाला मुझे में गाय ना दिखी। गौशाला का मतलब ये थोड़ा होता कि आवारा घूम रही है। गौशाला का मतलब है कि आपको खाने पीने का प्रतिबंध वहीं पर करना होगा, उनकी देखरेख करनी होगी। पर ये गौशाला जो योजना है सरकार की, ये सिर्फ अब भ्रष्टाचार की एक निशानी बन रही है। क्योंकि देखिए हमारा समाज भ्रष्टाचारी हो रहा है, सबको चाहिए पैसा, पैसा के लिए साम दाम दंड भेद अपनाता है, और सबसे ज्यादा सरकार को ही लूटती है। सरकार पैसा कहाँ से लूटती है? आपसे लूटती है, आप ही का पैसा आप ही लूटते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखिए राज्य कृषि के विकास व समृद्धि के लिए, राज्य कृषि के विकास व समृद्धि के लिए तथा पशुपालन हेतु अच्छी नस्ल, उनका स्वास्थ्य व गाय कौमा बछड़ा, गाय कौमा बछड़ा के वध पर प्रतिषेध, कौमा गाय कौमा बछड़ा के वध पर प्रतिषेध या रोक लगा सकती, लगा। तो आपने देखा होगा कि सरकार कृषि के पालन के लिए बहुत सारे काम करती है, सब्सिडी देती है, यूरिया पर सब्सिडी देती है,
और जैसे होता है बिजली के कभी कभी बिल माफ कर दिए जाते हैं। तो एग्रीकल्चर के विकास के लिए तो सब सारा काम किया जाता है, अच्छी बीज दिया जाता है, कभी कभी ट्रेनिंग भी दी जाती है किसानों को। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजना है जिससे मिट्टी की गुणवत्ता जांची जाती है समय समय पर। समझ रहे हैं? तो ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है, एक ड्रोन दीदी योजना है, ड्रोन से सिंचाई उचाई होती है, हार्वेस्टिंग होने लगी है आजकल, आराम से हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो सरकार इसके लिए फंड भी देती है, थोड़ी थोड़ी योजनाओं को लाभ देती है। समझ रहे हैं? तो सरकार इसी आर्टिकल का पालन करती है। कभी वो योगी सरकार ने जो लगा रखा है कि आप सार्वजनिक स्थान पर या खुले में मांसाहारी बिक्री नहीं करें, मांस का बिक्री खुले में नहीं कर सकते। आप करेंगे तो आप एक बड़े कैबिन बनाइए, कैबिन के अंदर जो करना है करिए। पर यदि आप गाय काटते हुए देखे जाएंगे तो फिर समाज विरोध करता है कि नहीं करता? फिर यदि वो पकड़ लिए गए तो जो कानून बने हैं इनसे रिलेटेड फिर उसके साथ आपको सजा मिलती है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ लोग गाय नहीं खाते, खाते हैं। हमारे यहाँ बीफ बहुत खाते हैं, पर बिक्री पर कई राज्यों ने प्रतिबंध नहीं लगा रखे, इसलिए वो बिकता है और काटी जाती है। ठीक है, वो अलग मुद्दा है। अब कोई बुजुर्ग हो जाएगी गाय, देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, आवारा पशु एक समस्या हमारे भारत देश में। आपने देखा होगा यदि गाय बूढ़ी हो जाए या अनफर्टाइल हो जाए, दूध ना दे रही, बच्चे अच्छे ना पैदा कर रही, तो सबसे पहले आप ही उसे छोड़ देते हैं या बेच देंगे। बेचेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं तो क्या होगा? बेचने आप कैसे बेचेंगे? सामने वाला भी नहीं लेगा, सामने वाला लेगा तो फिर काटने के उद्देश्य से लेगा, तो आप उसे छोड़ देते हैं। छोड़ते क्यों है फिर? इतना ही गाय आपकी माता है तो घर में पाल के रखिए, फिर उसे जब मर जाए फिर उसका अंतिम संस्कार कीजिए। पर आप लालची हैं, जैसे ही देखा कि वो काम के लायक नहीं है, चाहे इंसान हो चाहे कोई भी हो, आप लात मार के भगा देते है। जीवन का ये सत्य है। जैसे आपको कोई काम का नहीं होगा तो आप उसे बोझ ही समझेंगे। जैसे आप बड़े होंगे, आपके पिताजी हो जाएंगे, माताजी हो जाएंगे वृद्ध, फिर आप उनसे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। जैसे वो वृद्ध होंगे फिर आप पर वो बोझ बन जाएंगे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। यदि उनके पास पेंशन आ रही होगी तो आप उनकी सेवा करेंगे। ये रियलिटी है बेटा, समझ रहे हैं? और सरकार ने पेंशन बंद कर रखी है, समझ रहे हो? तो इस समय तुम लोगों की समस्याएं बहुत विकट होंगी। थोड़ा एफडी करके रखना, बचा के रखना, बुढ़ापे में काम आए। 48A में समझो, 48A कहता है जो हमारा वन होगा, वन्य जीव होंगे, और जो हमारे पर्यावरण, राज्य उसका संरक्षण करेगी और उसके विकास के लिए काम करेगी। और हमने इसे जोड़ा था 42वें संविधान संशोधन 1976। तो जब चल रहा था इमरजेंसी का प्रोग्राम, तो उसी समय 42वां अमेंडमेंट लाया गया और राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने इसमें एक नया प्रावधान रखा एनवायरमेंट से रिलेटेड। देखिए इसलिए रखा था क्योंकि 1972 में एक कन्वेंशन हुआ था, स्टॉकहोम कन्वेंशन, और भारत सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध थी कि हम नए नए कानून बनाकर पर्यावरण से रिलेटेड इन चीजों को अपने संविधान में शामिल करेंगे, अपने एक्ट में बनाएंगे। तो इसलिए राज्य सरकार इसके बाद बहुत सारे कानून बनाती। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1976 में ही बनाती। तो कमिटमेंट के चक्कर में ही राज्य सरकारों ने इससे रिलेटेड कई सारे कानून बनाए। तो लिखिए इसको, लिखिए राज्य, वन, वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण व उसके विकास के लिए, पर्यावरण संरक्षण व उसके विकास के लिए कार्य करेगी। अगला आर्टिकल लिखिए 49।
इसमें लिखिए, पहले इसको लिख लीजिए। इसमें लिखिए राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक कॉमा संस्थाएं, संस्थाएं इंस्टीट्यूशन, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक संस्थाएं वस्तुओं, वस्तुओं का सरकार समय समय पर संरक्षण करेगी, समय समय पर संरक्षण करेगी। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए यूनेस्को की साइट्स, यूनेस्को, यूनेस्को की साइट्स, जैसे आपने देखा होगा कि हमारा ताजमहल यूनेस्को की साइट्स है। आपने सुना होगा ना ताजमहल के बारे में। जैसे आपने हाल फिलहाल में सुना होगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि जो असम का मोइदुम मैदान है उसे यूनेस्को की साइट्स घोषित किया गया। इसी तरह बहुत सारी यूनेस्को की साइट्स है, हमारे यहाँ 33 साइट्स हैं जो स्मारक के रूप में घोषित है। 7 से 8 पर्यावरण से रिलेटेड जो हमारी साइट्स हैं उसको घोषित किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार इसी प्रावधान को पालन करने के लिए बाध्य रहती है कि यहाँ से एक लिस्ट भेजे इस यूनेस्को के पास, और यूनेस्को क्या कर देता, उसे एक राष्ट्रीय महत्व का स्मारक या वैश्विक महत्व का स्मारक घोषित कर दे, जिसके बाद सरकार और यूनेस्को मिलकर उसे संरक्षित करे। ठीक, तो जैसे हमारे खजुराहो के टेम्पल, यदि आप कहीं घूमने जाए तो वहां पर पहली बात तो एंट्री फीस लगेगी, फिर आपको घुसने दिया जाएगा। तो मतलब उसको आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं संरक्षित करते, उसको जो भारत की जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ASI, उससे पूरा प्रोटेक्ट करते हैं, उसका जो सारा फंड कलेक्ट करते हैं, उसका रहन सहन देख से, यदि कोई बिल्डिंग गिर जाती है, खराब हो जाती है। कई बार आप देखेंगे, मैं गया था बीच में, तो कई बार मैंने देखा, उनसे गार्ड से बात की, तो कई बार वो मंदिर गिर चुके हैं। कई मंदिर को आप देखेंगे पत्थर चेंज है, गुलाबी की जगह ब्राउन ब्राउन पत्थर दिखेंगे, आप कभी जाइए, कुछ ब्राउन पत्थर की जगह कुछ हल्के से स्लेटी कलर के पत्थर दिखेंगे। क्योंकि जब मैंने देखा तो मैंने पूछा कि ये कैसे पत्थर का डिफरेंस हो गया, क्योंकि बिल्डिंग तो एक समान होती है, एक ही तरह की बिल्डिंग बनाई जाएगी, उसमें अलग अलग पत्थर लगे। उन्होंने कहा कि किसी कारण बिजली गिरती है, हमारे जो आक्रमणकारी आए वो तोड़ ताड़ के चले गए, तो जो हमारी स्मारक जो रक्षित करती है संस्था ASI, उसने फिर क्या किया, उसे फिर से बनाया, और सरकार फिर क्या करती है, उसे एक पर्यटक स्थल के रूप में घोषित किया है, और आप जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, पैसा आता है। समझ में आया? तो आप खजुराहो के मंदिर कभी यदि भविष्य में घूमने जाइए, आपको हमारे दर्शन पता चलेंगे। देखिए वो दार्शनिक स्थान है, आप उसे गलत नजर से देखेंगे तो वो पूरे गलत नजर से ही दिखेगा, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे चित्र हैं, आप हंसेंगे थोड़ी देर, पर वो दर्शन है हमारे भारत जीवन। समझ रहे हैं? खजुराहो के मंदिर हैं, आप अकेले यदि जाना चाहेंगे तो घर वाले नहीं भेजेंगे, कहेंगे शादी बात जाना है। मुझे मालूम है क्यों वो ऐसा बोलते हैं, हमारा समाज थोड़ा, जब मुझे जाना था तो मैंने घर में नहीं बताया था, जब मैं पहुंच गया तो मैंने बताया था मैं खजुराहो आया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था परमिशन नहीं मिलेगी। लिखिए अनुच्छेद 50, लिखिए इसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका
के कार्यों में स्पष्ट विभाजन होगा, और एक दूसरे को अतिक्रमण और एक दूसरे को अतिक्रमण नहीं करेंगे, और एक दूसरे को अतिक्रमण नहीं करेंगे। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो नहीं है आता पेपर में ज्यादा, ये देखिए इसका मतलब समझिए। जैसे आपने हमारे यहाँ देखा कि सुप्रीम कोर्ट बना है, हाई कोर्ट बना है और लोअर कोर्ट बना है। एक तरफ क्या होती है कार्यपालिका, का मतलब क्या होता है, जो कार्य करती है। जैसे कार्य कौन करती है हमारे यहाँ, जैसा आपने देखा होगा राष्ट्रपति काम करते हैं, पीएम साहब काम करते हैं, मिनिस्टर काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा सिविल सर्वेंट काम करते हैं, पब्लिक सर्वेंट काम करते हैं। मतलब वो सारे अधिकारी, वो कर्मचारी जो सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए काम करते हैं। न्यायपालिका क्या करती है, जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम कहता है कि यदि कार्यपालिका में और आम जनता के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसको न्याय कौन देगा, न्यायपालिका। मतलब किसी भी तरह का विवाद सुलझाने की ताकत किसके पास है, विवाद समाधान ये करे। अब कहा कि देखिए यदि हम आपको कंट्रोल करेंगे तो आप भी हमें कंट्रोल करने लगेंगे। तो इसने आराम से कहा कि हम अनुच्छेद 50 का पालन करेंगे, आपके जो काम होंगे, आपके जो फील्ड होगा आप देखिए, हमारा जो काम और फील्ड होगा हम देखिए। तो आपने देखा होगा कभी भी जो जुडिशियल सिस्टम होता है वहां पर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो सब डरती है, सारे अधिकारी डरते हैं। एसपी साहब को पता नहीं कब मन चले सस्पेंड ही कर दो, जज के पास सारी पावर है, वो खड़े खड़े सस्पेंड कर देगा, एक आदेश पारित करेगा, सस्पेंड कर दो उसको। क्यों ऐसा बाध्यकारी आदेश होता पता है, क्योंकि उनके पास होता है अवमानना की शक्ति। मतलब आप इस आदेश को नहीं मानेंगे तो हम आप पर केस चला देंगे, कोर्ट ऑफ अटेम्प्ट बोलते हैं जैसे। आप अवमानना, उनके आदेशों को यदि अवमानित करते हैं किसी तरह, उनके आदेशों को नहीं मानते, तो फिर जो आदेश नहीं मानेगा फिर हमको उस पर केस चलाएंगे। इसलिए लोग डरते हैं, अधिकारी डरता है। कई बार तो अधिकारियों को बैठा देते हैं कोने में, चलो बैठो, जाओ एक दिन की जेल काट के आओ। बहुत खतरनाक खराब खराब पनिशमेंट देते हैं, जाओ सबको कोको कोला पिलाओ। एक पुलिस वाला लाइव स्ट्रीमिंग में क्या पी रहा था पता है, कोको कोला पी रहा था। जज साहब केस सुन रहे थे, एसपी रैंक का अधिकारी था, वो भी अपने एटीट्यूड में था, एसपी हूं मुझे कौन रोकेगा, मैं पी रहा हूं। जज साहब ने देख लिया, जज साहब ने थोड़ी देर डांट लगाई और कहा कि अगले महीने 1 महीने तक तुम सबको कोको कोला पिलाओगे अपने ऑफिस में, ये पनिशमेंट है। 1 महीने तक बेचारे ने कोको कोला पिलाया, क्योंकि मानना पड़ेगा यदि आप उसको रिपोर्ट नहीं देंगे कि 1 महीने तक मैंने पिलाया, फिर आप उसके लिस्ट बना के भेजेंगे क्या मेरा इतना खर्च हुआ, मैंने इतना पिलाया, इतने दिन की ये है, तो फिर कोर्ट केस कर देंगे कि आप अवमानना के केस चलेगा आप पर, फिर हम तुम्हें सजा देंगे। तो अवमानना में क्या सजा देंगे, उनकी मर्जी। तो इसलिए जुडिशियल सिस्टम अलग है। सरकार कोई कानून बनाती है तो सरकार जब विवाद होता है तो आपने देखा होगा कि कभी कभी वो कानून को ही क्या कर देती है, समाप्त कर देती है, और कहती है ऐसे कानून सरकार नहीं बनाए। सरकार का मूड होता है तो वही कानून फिर कानून के माध्यम से बना देती है। जैसे एक कानून मैं बताता हूं, हमारे भारतीय संविधान में जब 1999 संविधान संशोधन 2015 आया, कौन सा आया, पेपर में आता है ये वाला, इसमें था एनजैक की व्यवस्था। एनजैक क्या है इसका पूरा नाम, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट समिति। आपने देखा होगा कि जो हमारे जज साहब,
उसमें भाई भतीजावाद बहुत रहे। आप डी.वाई. चंद्रचूड़ का नाम सुनते हैं? उनके पिता भी वाई.डी. चंद्रचूड़ थे, जो आपातकाल के समय भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। और उनके बेटे आज क्या है? क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, हर जगह ये जो अंदर अंदर का सिस्टम होता है, भाई भतीजावत, मतलब अपने ही रिश्तेदारों को प्रमोट करना, ये हर जगह है। सरकार को ये पता था, सरकार एक कानून लेकर आई कि हम एक नियुक्ति समिति, अपॉइंटमेंट कमेटी बनाएंगे, आधे सदस्य आपके होंगे, आधे हमारे होंगे, मिलजुल के नाम तय करेंगे और जो नाम फाइनल होगा उसे नियुक्त किया जाएगा। जैसे ये संविधान संशोधन पास किया संसद के द्वारा, जैसे ये कोर्ट केस में चैलेंज हुआ, कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 50 याद है आपको? भूल गए? आप हमारे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हमें जिसका मन होगा हम उसे नियुक्त करेंगे, हमारा जिसका मन होगा हम उसको उतना वेतन देंगे। तो सरकार का ये एक्ट उसने रद्द कर दिया, कहते आप हस्तक्षेप नहीं करें, तो सरकार को दोबारा कानून ही नहीं लाएंगे। तो यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी नियुक्त होता है ना कभी भी जुडिशियल सिस्टम, तो वहां की जो हाई कोर्ट होता है उसकी देखरेख में नियुक्त होता है। कर्मचारी होते हैं तो एक जुडिशियल बॉडी होती है, उसको देखरेख करती है। कभी आप पेपर देने जाइएगा तो आपको एक जुडिशियल कमेटी बनी होती है, वो सारा देखती है। हस्तक्षेप नहीं रहते उनके कर्मचारी अधिकारियों के नियुक्ति। ठीक, सरकार को अलग रखा जाता है कि सरकार के पक्ष में कोई व्यक्ति फैसला नहीं दे। मालूम चले कोर्ट केस में चल रहा है, सरकार के खिलाफ कोई केस, होम मिनिस्टर फोन कर दे कि हमारे पक्ष में ही आना चाहिए फैसला, नहीं समझ लो क्या करेंगे तुम्हारा। तो इससे तो धांधली होने लगेगी ना, हर मिनिस्टर फोन करने लगेगा, हर विधायक फोन करने लगेगा। बांदा जिले के विधायक ने फोन कर दिया, ऐसा है देखो, कोर्ट में हमारे केस आ रहा है, पहली सुनवाई में खत्म हो जाना चाहिए, तो समझ लेना। पर वो भी जानता है, इसलिए अलग कर दिया है कि कोर्ट केस में आम जनता तो बनी रहे भाई, संविधान के प्रावधान तो बने रहे, इसलिए हर विधायक मंत्री सारे लोग कोर्ट से बहुत डरते। एक बार इंदिरा गांधी तक को बुलाया गया था, आपको हाई कोर्ट में पता है? उस समय प्रधानमंत्री भी थी। एक प्रधानमंत्री को प्रत्यक्ष सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुलाया था और प्रधानमंत्री जी को आना पड़ा और कटघरे में खड़ा होना पड़ा। समझ रहे? सोचिए वो जज कितना जिगरा वाला रहा। हालांकि जज को ऑफर दिया गया कि हम आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दें, पर जज साहब थोड़ा ईमानदार, और उन्हीं जज साहब ने ही इंदिरा जी का जो निर्वाचन था, मतलब जो एमपी चुनी गई थी, वो रद्द कर दिया था। और जैसे ही रद्द किया था तो अगले दिन से ही हमारे देश में आपातकाल लागू हो गया। पीछे कहानी ये है, 71 के चुनाव हुए, इंदिरा पर धांधली का आरोप लगा कि आपने धांधली करके चुनाव जीता। केस चलता रहा, 75 में पहुंच गया। एस के माथुर, या कोई माथुर साहब थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, मेन जज थे वहां के मुख्य न्यायाधीश, उनकी बेंच में पड़ गया केस, वो सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने ऑर्डर करके इनको बुला लिया, इनकी बात सुनी गई। जब मालूम चला कि इन्होंने फर्जी तरीके से जीता है तो उन्होंने कहा कि इनकी सदस्यता रद्द की जाती, और अगले ही दिन भारत देश में क्या लग जाता? आपातकाल। इसे कहते हैं पावर का मिस यूज करना। तो इन्होंने मिस यूज किया है, ना कोर्ट रहेगा ना कुछ रहेगा, हम रहेंगे, चलो जेल में डालो। अगला लिखो, 51 अंतिम बचा, एक लाइन का है, इसको समझाने वाला ऐसा कुछ नहीं। इसमें लिखे अंतरराष्ट्रीय संबंधों को, जब आपातकाल होगा तो और डिटेल से पढ़ा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने का प्रयास राज्य करेगा, राज्य करेगा। अगली हेडिंग डाली, नया चैप्टर है, भाग 4A अनुच्छेद
51A और टॉपिक का नाम है मौलिक कर्तव्य। मैंने आपको SW दिया था, कुछ याद है आपको? पढ़ के आने को बोला था। मैंने बोला था कि मौलिक कर्तव्य एक बार पढ़ के आइएगा, हो सके रट लीजिएगा, रट ना लीजिएगा तो देख के तो आइए, इतना मैंने बोला, मैंने ज्यादा भी नहीं बोला। तो कौन इन ईमानदारी से बताएगा कि हम देख के आए, पढ़ा नहीं पर देख लिया था? ये देख लो, ऐसे बेईमान लोग हैं बैठे। मौलिक कर्तव्य यहां मैं लिखवाऊंगा नहीं बेटा, आपको लिखूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा अभी बेटा, मैं आज ही से खत्म करूंगा। हाँ ये सब खत्म हो जाएगा, 4 मिनट में खत्म हो जाएगा। समझिए, मुझे 51A बताना है, बाकी नहीं बताने, मैं घेरा नहीं लिखवाऊंगा, वो आपके काम, मैं बता भर दूंगा। देखिए, इसको लाने से पहले जब हमारे यहाँ आपातकाल चल रहा था, ये सारे आपातकाल के समय ही लाए गए, जब आपातकाल चल रहा था तो इंदिरा गांधी की सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई। कौन सी समिति बनाई? 1976। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित, तो किससे संबंधित है? मौलिक, या फिर पूछ सकता है कि मौलिक कर्तव्य या स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब किया गया? 1900। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति में कई सदस्य थे, इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्य सरकार को बताए कि 8 तरह के मौलिक कर्तव्य हैं, आप इन्हें लागू कर सकते, जिसमें टैक्स देने का भी प्रावधान, कि मतलब हर व्यक्ति को टैक्स देना चाहिए। और एक प्रावधान और रखा कि यदि कोई मौलिक कर्तव्यों का पालन ना करे तो उसे दंड दिया जाए, आर्थिक फाइन लगाया जाए, यदि फाइन नहीं मानता तो फिर उसे जेल भेज दिया जाए। सरकार ने इन सुझावों को मानते हुए इसकी संख्या कितनी बढ़ा दी? 10। पहले शुरुआत में 10 रखी, बाद में अभी बढ़ी। शुरुआत में इन्होंने 10 मौलिक कर्तव्य 1976 में लेकर, और वो संविधान संशोधन कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से उन्होंने भाग 4A जोड़ा, 4 तो था ही, 4A जोड़ दिया, और उसमें एक नया आर्टिकल जोड़ दिया 51A। 51 तो पढ़ ही लिया, 51A जोड़ दिया और उसका नाम रख दिया मौलिक। ठीक, और मौलिक कर्तव्य में वर्तमान में अब कितने हो गए हैं? 11। एक जो हमारा आर्टिकल है वो है एजुकेशन से रिलेटेड, और एजुकेशन से रिलेटेड एक आर्टिकल को जोड़ा गया था 2002 में, 86वें संविधान संशोधन 2002। लेटेस्ट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य, तो कितने हैं? 11। सिंपल सा क्वेश्चन, फ्री का नंबर था। यदि ऐसे क्वेश्चन गलत हो तो मान के चलिए कि खुद फंदा डाल लेना और लटक जाओ, धरती के बोझ मत रहे। यदि आप ऐसे क्वेश्चन गलत करें, यदि पूछ ले कि जो मूल संविधान उसमें कितने मौलिक कर्तव्य थे, उसमें कुछ नहीं था। क्या मूल संविधान का मतलब हमेशा दिमाग में रखना 1950 वाला? क्या मूल संविधान उस समय था, और सॉरी मूल मौलिक कर्तव्य उस समय थे? नहीं थे। हमने जोड़ा कब? 76 में। घुमा के क्वेश्चन ये जब पूछेगा आयोग तो ऐसे पूछेगा, आधे लोग तो 8 लगा के आएंगे मुझे मालूम, आधे 10 भी मार के आएंगे, और उसमें लिखा होगा नॉन ऑफ देम। कुछ लोग दिमाग लगाएंगे तो नॉन ऑफ देम मार के। तो मूल का मतलब है 1950, चूंकि हमने इसे जोड़ा है 76 में, तो वो मूल वाला नहीं है। जब जोड़ा गया है तब पूछ सकते हैं कि जब 1976 में जोड़ा गया तो कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो तब थे एक क्वेश्चन और बना करता है कि मौलिक कर्तव्य में अंतिम मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? वर्ष है 2002। किसके माध्यम से जोड़ा गया था? लिखिए इसमें, ये पूरी लाइन लिख लेना, फिर आपके मौलिक कर्तव्य घर से नोट करके लाने। लिखिए इसमें, लिखिए आपातकाल के दौरान
सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ब्रैकेट में 1976, 1976 ब्रैकेट क्लोज का गठन किया गया, जिसने आठ मौलिक कर्तव्य की अनुशंसा की, जिसने 8 मौलिक कर्तव्य की अनुशंसा की। जैसे टैक्स देना, जैसे टैक्स देना, मौलिक कर्तव्य ना मानने पर दंड देना, आदि। अगली लाइन से लिख लो, 2 लाइनें और लिखनी है। लिखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से सरकार ने 10 मौलिक कर्तव्य भाग 4A में जोड़े, भाग 4A में जोड़े। लेकिन वर्तमान में छियासवां संविधान संशोधन 2002, लेकिन वर्तमान में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ने के बाद, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ने के बाद वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य। लाला कब हुआ?